हेलो एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम बैक टू स्टडी विद आरसी। आज के इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन को कंटिन्यू। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 को कंप्लीट कर लिया था, जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज थी। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 को स्टार्ट करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन इनवर्स प्रोपोर्शन। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन कौन से होते हैं, कौन सी क्वांटिटीज हमारी इनवर्स प्रोपोर्शन के अंडर में आती है, तब हम इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे और वो फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे मैंने देखो एक एग्जांपल लिया हुआ है, टेकन अ पिज्जा, और यदि इस पिज्जा को एक बॉय खाता है तो पूरा एक पिज्जा खा पाएगा वो। अच्छा, सेम पिज्जा को यदि दो बॉयज खा रहे हैं तो हमें इस पिज्जा को हाफ करना पड़ जाएगा, तो आधा आधा दोनों बॉयज को मिलेगा। तो आप देखोगे कि जब नंबर ऑफ बॉयज 1 थे तो पिज्जा उसने कितना खा लिया, 1 पूरा खाने को मिल गया, मजा आ गई इसको। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ बॉयज 2 हुए, तो नंबर ऑफ पिज्जास क्या हो गए, हाफ हाफ हो गए। दो अलग अलग बॉयज को कितना मिलेगा सेम पिज्जा में से, आधा आधा, है ना। इसी तरह से यदि नंबर ऑफ बॉयज 3 हो गए तो अगेन दे हैव टू डिवाइड द पिज्जा अमंग देमसेल्व्स इक्वली, तो 1/3 मिल जाएगा। तो जब 3 बॉयज हुए तो 1/3 पिज्जा तीनों को मिली। तो एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पे जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे स्लाइसेस ऑफ पिज्जा क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में दो क्वांटिटी होती है बच्चों, जिसमें लेट सपोज दो क्वांटिटीज हैं। लेट सपोज हमने ले लिया स्पीड को, हटाते हैं, हमने ले लिया दो क्वांटिटी, एक ले लिया हमने स्पीड और दूसरा हमने ले लिया डिस्टेंस। डिस्टेंस, अब यदि आपका स्पीड बढ़ता है तो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर पाएंगे। देखो, स्पीड ज्यादा तो ज्यादा डिस्टेंस कवर, है ना, और स्पीड यदि कम तो डिस्टेंस कवर्ड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ती थी, वो हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में आती थी। यहाँ देखो उसका जस्ट अपोजिट है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जस्ट अपोजिट होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ वो दो क्वांटिटीज आती हैं जो एक के बढ़ने पर दूसरी डिक्रीज होती है। जैसे अभी हमने ये केस देखा, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ पिज्जा या स्लाइसेस ऑफ पिज्जा आप बोल लो, के केस में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ बॉयज क्या हो रहे हैं, जब बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ पिज्जा या स्लाइसेस ऑफ पिज्जा क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं, है ना। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरी कम होने लगे, उन्हें हम इनवर्स प्रोपोर्शंस में काउंट करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आप देखो, टाइम और स्पीड ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। कैसे, यदि आपने ज्यादा स्पीड से ड्राइव किया, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आपको कवर करना है, यदि आपने ज्यादा स्पीड से ड्राइव किया तो ऑब्वियसली आपको वहां तक पहुंचने में, अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में कम टाइम लगेगा। लेकिन यदि आप स्लो ड्राइव करोगे, विच इज बेटर, तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन यू विल बी सेफ, है ना। तो यहाँ पे देखो, एक क्वांटिटी जब इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें एक इंक्रीज हो तो दूसरी डिक्रीज होने लगे। फॉर इंस्टेंस, आपके पास एक पैकेट ऑफ स्वीट है या चॉकलेट ले लो, 5 चॉकलेट है आपके पास। अब यदि आप अकेले हो तो you'll be able to eat all 5 chocolates योरसेल्फ, है ना, आप अकेले खा लोगे। लेकिन आपके साथ एक और फ्रेंड आ गया तो you'll have to distribute it इक्वली। यदि डिस्ट्रीब्यूट किया तो आधे आधे चॉकलेट, 4 चॉकलेट थी तो दो दो आप दोनों खाओगे, है ना। 3 फ्रेंड्स हो गए तो उससे भी आधा, उससे भी कम पोर्शन आपको खाने को मिलेगा। तो देखो, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ रहे हैं तो अमाउंट ऑफ चॉकलेट रिसीव्ड क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। अमाउंट ऑफ चॉकलेट हर एक पर्सन को मिलना क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। अगेन देखो, एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऐसी सारी की सारी क्वांटिटीज किसके अंडर में आती है, इनवर्स प्रोपोर्शन के अंडर में आती है बच्चों। अब इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला कैसे हम यूज करते हैं, देखो यहाँ आप देखोगे, जो हमने पिज्जा वाला एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में से हम नंबर ऑफ बॉयज को यदि हम लेट कर लेते हैं x और स्लाइसेस को यदि हम लेट कर लेते हैं y, तो अब पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, x1, और उसी के हिसाब से लेट्स चेंज द कलर अ बिट।
सा कलर चेंज कर ले। तो यहाँ पे यदि हमने ये x1 ले लिया और ये y1, ऑब्वियसली x वाली क्वांटिटी सब x1, x2, x3 होती है ना, और y वाली क्वांटिटीज को हम y1, y2, y3 लेते हैं। तो ऊपर वाला हमारा x1 हुआ और नीचे वाला हमारा क्या हो गया, y1 हो गया। अगेन सेकेंड कंडीशन में नंबर ऑफ बॉयज हमारे x2 हो जाएंगे और इस स्लाइसेस ऑफ पिज्जा हमारे क्या हो जाएंगे, y2 हो जाएंगे। यहाँ ये x3 और ये y3। अब यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो यदि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, किसको, x1 मल्टीप्लाइड बाय y1 कर दिया, तो देखो क्या होगा, हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को, तो रिजल्ट विल बी 1। हमें क्या मिलेगा, 1 रिजल्ट मिलेगा। अब आप x2 और y2 को मल्टीप्लाई करके देखो, x2 हमारा क्या है, x2 और y2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। x2 हमारा क्या है, वो 2 है, 2 बॉयज वर देयर, और हमारा y2 क्या है, 1/2 है, हाफ पिज्जा खाया था क्योंकि उसने, है ना। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली आंसर विल बी 1। तो क्या आप देख रहे हो, यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। यहाँ हमारा फॉर्मूला बन रहा है x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के कंडीशन में हमारा फॉर्मूला थोड़ा अलग था। मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारा फॉर्मूला होता था x1 अपॉन में y1। देखो डिवाइड होते थे x1 और y1, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यही आपको याद रखना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x1 और y1 डिवाइड होते हैं। दिस विल बी इक्वल टू x2 एंड y2। ये था हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। और इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, हमें x1 से y1 को मल्टीप्लाई करना है एंड दिस विल बी इक्वल टू x2 इंटू y2। इसी फॉर्मूले का यूज करके बच्चों हमें सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलो एक एक करके हम देख लेते हैं, इस फॉर्मूले का यूज हमें इस पूरी एक्सरसाइज में करना है, एक्सरसाइज 11.2 में। तो चलो एक एक करके देखते हैं कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि हमारा क्या है, लेट्स रिमूव इट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि हमारा क्या है, इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट या कौन से प्रोपोर्शन जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है, कौन से डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अभी हमने मैं क्या डिस्कस किया, वो क्वांटिटीज जिसमें एक के इंक्रीज होने से दूसरी भी इंक्रीज हो, वो हमारी किसमें आती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आती है। लेकिन एक क्वांटिटी यदि इंक्रीज कर रहे हैं और दूसरी क्वांटिटी यदि डिक्रीज हो रही है, तो वो हमें किसमें आ जाएंगी, वो क्वांटिटीज हमारी इनवर्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। इतना क्लियर है। अब चलो करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो नीचे हमें जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें हर एक में दो दो क्वांटिटीज होंगी और हमें पता करना है कि उनमें से कौन से इनवर्स प्रोपोर्शन है। जो इनवर्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली क्या होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगे, है ना। फर्स्ट वाला देखो क्या है, द नंबर ऑफ वर्कर्स। तो एक हमारी क्वांटिटी क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स की है, ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। और दूसरी क्वांटिटी हमारी क्या है, टाइम है। तो एक हमारा नंबर ऑफ वर्कर वाली क्वांटिटी है और दूसरी हमारी क्वांटिटी टाइम है। अब आप सोचो, तो ऐसे सोचते हैं कि यदि एक एक बंदा काम कर रहा है और उसको एक टेबल बनाना है फॉर इंस्टेंस, तो एक बंदा टेबल बनाने में जितना टाइम लगाएगा उससे बहुत कम टाइम लगेगा यदि दो जन मिलके सेम टेबल को बनाते हैं, है ना। और तीन पर्सन मिलके यदि बनाएंगे सेम टेबल को तो और कम टाइम लगेगा। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज कर रहे हैं, टाइम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। समझ में आया। हमें दो सबसे पहले क्या निकालनी है कि कौन से दो क्वांटिटीज को हमें कंपेयर करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम को कंपेयर करना था। तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली कम टाइम में काम हो जाएगा, है ना। एक बिल्डिंग बड़ी सी बन रही है, ज्यादा लोग मिलके यदि उसको बनाएंगे तो फटाफट काम फिनिश हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। और यदि एक दो लोग मिलके बनाएंगे तो इट विल टेक अ ईयर, है ना, और मोर देन अ ईयर। तो इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वांटिटी हो जाएंगे। इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन का आईपी लिख दिया मैं, ठीक, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का डीपी लिख देंगे। नेक्स्ट वाला देखो क्या दिया हुआ है,
द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखो दो क्वांटिटी कौन सी बोली है, एक टाइम टेकन बोली है और दूसरी हमारी डिस्टेंस बोली है। तो यदि आप ज्यादा टाइम तक के लिए ट्रेवल करोगे तो डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा कवर होगा, है ना। 10 घंटे चलोगे तो ऑब्वियसली बहुत सारा डिस्टेंस कवर करोगे, रादर देन 1 घंटे यदि आप चले तो कम डिस्टेंस कवर करोगे, है ना। तो देखो जैसे जैसे हम टाइम को कम कर रहे हैं तो डिस्टेंस कम कवर हो रहा है, लेकिन टाइम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे डिस्टेंस क्या होता जाएगा, ज्यादा कवर होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम टाइम को बढ़ा रहे हैं डिस्टेंस भी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। तो एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है ये। नेक्स्ट देखो थर्ड वाला क्या दिया है, एरिया कल्टीवेटेड, सॉरी, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। यहाँ एक क्वांटिटी है कल्टीवेटेड लैंड की क्वांटिटी। कल्टीवेटेड लैंड की क्वांटिटी मतलब वो एरिया जहाँ पे हमारी खेती की गई है, क्रॉप को कल्टीवेट किया गया है, फसल को लगाया गया है, तो वो एरिया। और क्रॉप हार्वेस्टेड, क्रॉप हार्वेस्टिंग क्या होती है, कटिंग ऑफ क्रॉप, है ना। तो जितनी ज्यादा जगह पे आप क्रॉप लगाओगे, जितनी ज्यादा जगह जगह पे आपका फसल लगा होगा, उतना ही तो आपको कटिंग भी करना पड़ेगा, है ना। तो छोटे से एरिया में यदि आपकी फसल लगी हुई है तो आपको कम हार्वेस्ट करना पड़ेगा। बहुत बड़े एरिया में एकर्स में यदि लगी हुई है फसल तो आपको ज्यादा हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। देखो एक को बढ़ाया तो दूसरा भी बढ़ गया। तो यहाँ पे भी एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड को यदि इंक्रीज करेंगे तो क्रॉप हार्वेस्टेड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कितना फसल हमने काट के निकाला वो ज्यादा होगा, ज्यादा एरिया में ज्यादा फसल लगेगी, ऑब्वियस है ना। तो यहाँ पे भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर क्वांटिटीज। अब फोर्थ वाला देखो, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी। देखो डिस्टेंस फिक्स्ड है, फिक्स्ड जर्नी मतलब डिस्टेंस कवर्ड हमारा फिक्स्ड है। हमें टाइम टेकन लेना है एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल, और स्पीड ऑफ व्हीकल क्या है वो लेना है। अब देखो कम टाइम में आप यदि स्पीड से चलाओगे, बहुत अभी एग्जांपल मैंने दिया था जब हम समझ रहे थे, है ना। यदि आप स्पीड से चलाओगे तो कम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर हो जाएगा, है ना। और यदि आप स्लो चलाओगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो देखो यहाँ पे यदि हमने स्पीड से चलाया गाड़ी को तो टाइम हमें क्या लगेगा, कम लगेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे क्योंकि, है ना। और यदि हमने स्लो स्पीड में चलाया तो टाइम क्या लग जाएगा, हमें ज्यादा लग जाएगा। तो यहाँ एक क्वांटिटी जब बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये हमारे इनवर्स प्रोपोर्शन में क्वांटिटी। अब लास्ट वाला फिफ्थ वाला देखो कैसे क्या दिया है, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। तो एक क्वांटिटी हो गई हमारी पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, नंबर ऑफ पीपल, एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। और एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन का पूछ रहा है। अब देखो ये हमने एक एरिया ऑफ लैंड ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे यदि दो जन मिलके रहेंगे तो देखो कितनी सारी जगह उनको मिल रही है ना। लेकिन वहीं इन दोनों की जगह और नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते जा रहे हैं तो एरिया क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, कम जगह उनको मिलेगी। इस बंदे को जहाँ पे बहुत ज्यादा जगह मिल रही थी जब दो ही जन थे, अब देखो इतने सारे लोग हो गए हैं तो उसका एरिया क्या हो गया, लिमिटेड हो गया है, कम हो गया है। तो देखो नंबर ऑफ पर्सन जब इंक्रीज हो रहे हैं तो एरिया पर पर्सन क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, अगेन ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। ठीक, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चीज यदि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है तो आगे हमें इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, लेकिन वो बहुत इजी है बच्चों, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज फॉर्मूला, वी हैव द फॉर्मूला विद अस। हम फॉर्मूला यूज करेंगे और फॉर्मूला यूज करके सारे क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या था, नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम के बीच में था, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन था क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ रहे थे तो कम समय में काम हो जा रहा था। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले में टाइम टेकन फॉर जर्नी और डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बीच में था। तो जितना ज्यादा टाइम हम लेके चलेंगे, कम टाइम में कम डिस्टेंस, ज्यादा टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कवर। तो जब जब कम है तो दोनों कम है, ज्यादा हुए तो दोनों ज्यादा हो गए, है ना। तो एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन था। देन एरिया कल्टीवेटेड और क्रॉप हार्वेस्टेड में हमने क्या देखा, एरिया ज्यादा तो हार्वेस्टेड क्रॉप भी ज्यादा। जितनी ज्यादा जगह में फसल लगी उतनी ज्यादा हमारी क्रॉप की फसल हमको मिली। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में थे। टाइम टेकन फॉर फिक्स जर्नी एंड स्पीड। अब स्पीड से चले तो कम टाइम में पहुंच गए, और यदि धीरे धीरे चले तो टाइम ज्यादा, तो एक कम एक ज्यादा, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन था, राइट।
पॉपुलेशन ऑफ कंट्री और लैंड पर पर्सन मैंने अच्छे से आपको समझाया, दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, इन अ टेलीविजन गेम शो प्राइज मनी ऑफ, बच्चा यहाँ पे रुपीस का साइन है, प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंगेस्ट द विनर्स। यहाँ बोला है कि एक टेलीविजन गेम शो है, उसमें प्राइज मनी रखी हुई है कितने की, 1 लाख रुपीस की। अब इस 1 लाख रुपीस को डिवाइड करना है विनर्स के, जितने भी जीते हुए कैंडिडेट रहेंगे उनके बीच में इस प्राइज मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें पूछा है, पहला क्वेश्चन हमें ये पूछा है, हमें टेबल को कंप्लीट तो करना है, लेकिन उसके अलावा हमें ये पूछा है कि प्राइज मनी और नंबर ऑफ विनर्स क्या ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप सोचो जरा, एक बंदे को यदि पूरा का पूरा प्राइज मनी मिल गया तो हिल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज उसी को मिल जाएगा, राइट। लेकिन अब यदि विनर 2 हो गए तो दे विल हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग देमसेल्व्स, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 50,000 50,000, ज्यादा और बढ़ गए 4 यदि विनर हो गए तो 25 25 25 25 मिलेगा। तो देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइज मनी इज डिक्रीजिंग। इट मीन्स प्राइज मनी और नंबर ऑफ विनर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यही तो हमें पूछा है कि फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर। नंबर ऑफ विनर से प्राइज मनी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है या इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, राइट। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये चीज हमको लिख देना जरूरी है, तो लिख लेते हैं। तो सिंपली हम यहाँ क्या लिख देंगे, द प्राइस मनी एंड दूसरा क्या है, नंबर ऑफ विनर्स एंड नंबर ऑफ विनर्स आर इनवर्सली proportional to each other, एक दूसरे से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इसको एक और तरीके से हम शो कर सकते हैं, कैसे, हमें मालूम है कि x1 अब इंटू y1 इज इक्वल टू होता है x2 इंटू y2, कब, when the quantities are inversely proportionate to each other, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसे यदि हमने x लेट कर लिया, किसे, नंबर ऑफ विनर्स को, और प्राइज मनी को यदि हमने y लेट कर लिया, तो पहली क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, x1, और नीचे पहली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, y1 हो जाएगी, राइट। अब हम करके देखते हैं, x1 कितना है हमारा, 1 है, यहाँ हमने पुट किया 1, y1 हमारा हम क्या निकाल रहे हैं, x1 इंटू y1 निकाल रहे हैं, ठीक। x1 हमारा 1 है और y1 हमारा 1 लाख है, एक जीरो कम कर दिया मैंने, लेट्स राइट इट हियर। तो 1 इंटू समथिंग विल बी द सेम थिंग, मतलब 1 लाख से यदि 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 1 लाख मिल गया। अब सेकंड वाला देखो, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है। अब ध्यान से देखो, आप x2 इंटू y2 करो, you'll गेट द सेम रिजल्ट। यहाँ पे x2 हमारा 2 है और y2 हमारा क्या है, 50,000 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 50,000 को, अल्टीमेटली आंसर विल बी सेम, कितना आ जाएगा, 1 लाख ही आ जाएगा, है ना। तो देख रहे हो, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, ये हमारा वेरीफाइड हो रहा है, इट मीन्स दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक। इस तरह से भी हम इसको शो कर सकते थे कि हमारा x1 और y1 का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल है x2 और y2 के प्रोडक्ट से, हेंस दीज क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, ठीक। दोनों तरीके से हम शो कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, इस टेबल को फिल भी तो करना है ना। अब हम यहाँ पे देखो, इस 4 को यदि हमने ले लिया x2, इस क्वांटिटी को हमने x2 ले लिया, तो ये ऑब्वियसली हमारा y2 होगा। हमें x1 इंटू y1 तो मालूम है पहले से, है ना, हमारा फॉर्मूला क्या है, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। तो हमें x1 इंटू y1 मालूम है, हमें यहाँ पे
x2 मालूम है तो क्या हम y2 नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला? हमारे पास है x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 वाला फॉर्मूला। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है क्योंकि एक दूसरे के क्वांटिटीज। यहाँ x1 हमारा 1 था और y1 हमारा क्या था? 1 लाख था। दिस विल बी इक्वल टू x2। अब हमारा क्या है? 4 है और y2 तो हमें निकालने को बोला है, तो कर देते हैं ये y। देखो 4 जो है वो y2 से मल्टीप्लाई में है तो नीचे लाके डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 लाख इंटू 1 विल बी 1 लाख ओनली, ये तो 1 लाख होगा और ये 4 जो है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ट्रांसपोज करके हमने इसको कर दिया डिवाइड, इक्वल टू हमें मिलने वाला है हमारा y2। यहाँ कैंसिल करते हैं तो यहाँ कैंसिल करेंगे तो 4 2 जा 8 कैरी गया तो 21 आ, 4 5 जा 5 जा 20 और 3 जीरोस लगा देंगे। तो देखो यहाँ y2 हमें क्या मिल गया? y2 हमें 25,000 मिल गया। ठीक, तो यहाँ पे जब x2 4 है तो y2 हमें क्या मिल गया? 25,000। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? 25,000 को लिखने की जगह होगी क्या? 25,000 ऐसे लिख। ठीक, अब नेक्स्ट वाला देखो हमारा x2 क्या हो जाना है? x2 हमारा 5 हो जाना है। तो इंस्टेड ऑफ 4 हम यदि यहाँ पे 5 कर देते हैं, इन सबको इरेज कर दूं? हाँ, आप ध्यान से देख लो, इरेज कर रही हूँ एंड देन विल कंटिन्यू इट। से लेट्स इरेज ऑल दिस। यहाँ पे हमारा कितना आ गया है? 25,000 आ चुका है। ठीक, नाउ नेक्स्ट कंडीशन में अगेन हमारा क्या हो जाएगा? अगेन हम सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। यहाँ हमें ऑलरेडी मालूम है कि ये हमारा क्या आने वाला है? 1 लाख, बहुत बार कर चुका है हमने, है ना। अब नेक्स्ट x2 हमारा क्या है? ये 5 है, तो x2 की जगह हम क्या रख देंगे? सिंपली 5 रख देंगे और y2 को निकाल लेंगे। क्या करेंगे? इसको ले जाके यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू y2। देखो इजिली हमारा 5 2 जा 10 कट गया और यहाँ पे 4 जीरोस आ गए। तो यहाँ पे हमारा y2 क्या मिल गया? हमें 20,000 मिल गया। देख रहे हो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ विनर्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो मनी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है ना। यहाँ पे हमारा 20,000 हो गया। नेक्स्ट हम निकाल लेंगे। अब हमारा x1 और y1 तो सेम रहेगा हमेशा। x2 अब हमारा क्या हो जाएगा? x2 हमारा 8 हो जाएगा। ठीक, तो x2 की जगह हमें क्या रखना है? 8 रखना है। आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा, आप भी अब कर लोगे। लेट्स डू इट वंस, जिससे कि सबको इजीली क्लियर हो जाए। सबको क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा 8 है। यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन में हमारा x2 जो है वो 8 है। अब x1 इंटू y1 इज इक्वल टू 8 इंटू y2 हो जाएगा। 1 इंटू y1 हमें मालूम है क्या है? अभी हमने बहुत बार कर लिया, 1 लाख है, ये हमने 1 लाख लिख दिया और इज इक्वल टू 8 इंटू y2 एज इट इज 8 को ले जाके डिवाइड कर देते तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 8 विल बी इक्वल टू y2। तो कितना आ जाएगा? देखो कैंसिल करते हैं। 8 1 जा 8 हुआ, 2 कैरी गया तो 20 बना, 8 4 जा 16 हुआ, फिर 4 कैरी गया तो 40 बना और 8 5 जा 40, पीछे 2 जीरो बचे हैं तो 0 लगा दिया। तो सिंपली y2 हमें अब क्या मिल गया? 14,500। तो जैसे जैसे विनर्स बढ़ रहे हैं प्राइज मनी डिक्रीज हो जा रही है। तो 10 है तो कितनी प्राइज मनी हो गई? 14,500 वाली। ऐसे ही 10 के लिए कर लेते हैं। 10 के लिए फटाफट कर लेंगे तो सिंपली 1 लाख लिखा, 1 लाख डिवाइडेड बाय अब क्या होगा? अब 10 से डिवाइड कर देंगे, है ना। सेम फॉर्मूला यूज करना है हमें। तो यहाँ पे y2 हमें क्या मिल जाएगा? 0 से 0 कैंसिल कर देते तो 10,000 मिल जाएगा। का प्राइज मनी हमारा कितना आ गया? 10,000 आ गया। 20 का कर लेते हैं। सिंपली आपको क्या करना है? सेम फॉर्मूले का यूज करना है और यहाँ पे हमें 20 से डिवाइड कर देना है। 0 से 0 हो गया कैंसिल और 2 से इसे कैंसिल कर देते हैं। 2 5 जा 10 और 3 0 लग गए। तो यहाँ हमारा प्राइज मनी और कम हो गया। कितना हो गया? 5,000 रुपीज हो गया। ठीक, तो इस तरह से हमें इस टेबल को फिल करना है बच्चों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है ना, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरह के सारे क्वेश्चन हमको करने हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 को बस अच्छे से समझना जरूरी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि हमें मालूम है कि इनवर्स प्रोपोर्शन का हमारे पास फॉर्मूला है और फॉर्मूला यूज करके हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या दिया है?
रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। अब आपने सबने साइकिल का टायर तो देखा होगा, में वो स्पोक्स लगे रहते हैं, जो वो पतली पतली वायर्स लगी रहती हैं व्हील में। तो रहमान जो है वो व्हील बना रहा है यूजिंग स्पोक्स, कुछ इस तरह से वो व्हील बना रहा है, ठीक, स्पोक्स का यूज करके। He wants to fix equal spoke in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal। यहाँ बोल रहा है कि वो इक्वल स्पोक्स को क्या करना चाहता है, इस तरह से लगाना चाहता है कि इनके बीच का जो एंगल बन रहा है, एक तो वो पहली चीज इक्वल स्पोक्स लगाना चाहता है, मतलब 2 लगाया या 4 लगाया या 6 लगाया, तो इस तरह से इक्वल स्पोक्स लगाना चाह रहा है। और जब वो स्पोक्स लगाएगा तो वो चाहता है कि जो बीच के एंगल बन रहे हैं ये क्या हो, इक्वल रहे। मतलब यदि ये 90 डिग्री का दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री का होगा तो ये भी 90 डिग्री का होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, मतलब एंगल उनके बीच के इक्वल रहने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम नंबर ऑफ स्पोक्स ऐड करते जाएगा, ऑब्वियसली वो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स ऐड करते जा रहे, देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने स्पोक्स थे, 4 थे, तो 90 डिग्री का एंगल बन जा रहा था। यहाँ देखो नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ गए, नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ने से क्या होगा, एंगल छोटा होता जा रहा है, अब वो 90 डिग्री का नहीं रहा, उसे छोटा हो गया। फर्दर उसने और नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ाए तो देखो एंगल और छोटा हो गया, है ना। तो जैसे जैसे देखो दो क्वांटिटीज क्या हो गई, नंबर ऑफ स्पोक्स की और दूसरी हमारी हो गई एंगल बिटवीन द स्पोक्स की। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एंगल बिटवीन देम डिक्रीज होता जाएगा। तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, मींस दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। ठीक, तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसको हम लिख लेते हैं एक बार। आर द, यहाँ देखो क्वेश्चन में ये पूछा भी है। अच्छा आगे हम पढ़ लेते हैं। कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स का मतलब बच्चों होता है लगातार वाले, एक के बाद एक वाले, ठीक, जैसे 1 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं, 21 22 कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं, मतलब लगातार आने वाली क्वांटिटीज कॉन्सिक्यूटिव रहती है। यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव दो स्पोक कौन से हो गए, लगातार वाले दो स्पोक ये दोनों हो गए, तो ये एंगल, यहाँ लगातार वाले दो, लगातार वाले दो, उनके बीच के एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, वही होता है कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स, ठीक। अच्छा आगे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। हमें टेबल को कंप्लीट करना है, वी हैव गिवन दिस टेबल, इसको हमको कंप्लीट करना है, हमें मालूम है कैसे करना है। आगे क्वेश्चन और क्या पूछ रहे हैं बोलो, देख लेते हैं। आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। आर क्या नंबर ऑफ स्पोक्स और जो एंगल बन रहा है क्या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर है। अभी तो हमने डिस्कस किया कि हाँ, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज होते जा रहे हैं एंगल बिटवीन देम क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। यस, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। तो इसका आंसर हम सिंपली क्या लिख देंगे, का आंसर हम सिंपली लिख देंगे यस, दे आर, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन भी लिख सकते हैं, दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक। सेकेंड पार्ट में हमें क्या पूछा है देखो, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। अब हमें पूछा है कि कैलकुलेट करो कि एंगल कितना होगा यदि नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हो गए, 15 हो गए। तो यहाँ पे हमें बोला है कि यदि नंबर ऑफ स्पोक्स 15 है तो एंगल कितना होगा, तो एंगल कितना होगा। तो यहाँ ध्यान से देखो, सेम वही चीज हमें मालूम है कि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, यहाँ पे ऊपर हमने लिख भी दिया यस दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्पोक्स को x लेट कर देना है, इसे हम लेट कर लेते हैं x और इसे लेट कर लेते हैं y। तो ऊपर वाला ये देखो हमें x1 ऑलरेडी दिया है 4 और y1 ऑलरेडी दिया है 90 डिग्री, तो क्या हम x1 इंटू y1 इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है, हमें बोला है 15 नंबर ऑफ स्पोक्स यदि है तो इसको हम ले लेते हैं क्या x2 और हमें फाइंड करना है क्या y2 फाइंड करना है, राइट। तो नंबर ऑफ स्पोक्स क्योंकि हमने x लिया है तो इसको हमें x2 लेंगे, ओके, इसको y2 मत ले लेना। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पोक्स को हमने x लेट किया है, ओके, तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि यदि नंबर ऑफ स्पोक्स को x लिया है तो जितने भी नंबर ऑफ स्पोक्स वाले टेबल में दिए हुए होंगे उनको हम x1 x2 x3 ऐसे लेट करेंगे, ओके, y1 मत ले लेना, ओके। x वाली क्वांटिटी x x x x रहेगी, y वाली क्वांटिटी y y y। अब नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, सिंपली
हम सिंपली बोलेंगे सिंस, येलो कलर है, लिखेंगे सिंस x1 into y1 is equal to x2 to y2, therefore x1 की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी है 4 है, यहाँ लिख लेते हैं, यदि कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे लिख लेना x1 इज इक्वल टू हमने 4 लिया है और y1 इज इक्वल टू हमने 90 डिग्री लिया है, ठीक, एक बार लिख लेना। तो यहाँ पे x1 की जगह 4 और y1 की जगह हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 90 डिग्री इज इक्वल टू हमें x2 दिया है, हाँ हमें x2 कितना दिया है 15 दिया हुआ है, यहाँ पे हमने लिख दिया 15 और y2 हमें क्या दिया हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है, y2 हमें एंगल फाइंड आउट करने को बोला है ना। सिंपली 15 को ले जाके यहाँ डिवाइड कर देते हैं, है ना, ट्रांसपोज करके, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 90 और 15 हमारा डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू y2, सिंपल है, 15 6 हमारा 90 होता है, तो यहाँ से हमें y2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 24 डिग्री। देखो y हमारा एंगल है, तो एंगल जब आंसर लिखेंगे तो उसमें डिग्री लगाना जरूरी है, ओके। यहाँ पे सिंपली आंसर लिख देते हैं, यहाँ पे सिंपली आप क्या आंसर लिखोगे बच्चों, यहाँ पे आप सिंपली पूरा स्टेटमेंट आप लिखोगे, पहले क्या स्टेटमेंट, यहाँ से द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स आर 4, ठीक, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर सेकेंड वाले पार्ट का। अब हमारा थर्ड वाला पार्ट बाकी है, चलो थर्ड वाला पार्ट करते हैं, क्या बोला है, इन हाउ मेनी, लेट्स इरेज दिस फर्स्ट, आपने आई होप नोट कर लिया होगा, नोट कर लो इसको, गोइंग टू इरेज इट। ऑलराइट, अब क्या करना है, थर्ड वाले पार्ट में देखो क्या दिया है, हाउ मेनी स्पोक्स would be needed if the angle between a pair of consecutive spoke is 40 डिग्री। देखो यहाँ पे 40 डिग्री दिया हुआ है, मतलब हमको एंगल दिया हुआ है बच्चों, है ना, तो हमें एंगल दिया है और एंगल को हमने किससे डिनोट किया था, y से डिनोट किया है, तो y1 तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, ये हम y2 ले लेंगे, y2 हमें क्या दिया हुआ है 40 डिग्री दिया है और हमें नंबर ऑफ स्पोक्स निकालने हैं, सिंपल है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, तो y2 यहाँ पे हमें दिया है x2 निकालना है, थोड़ा सा उल्टा कर दिया है ना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे सिंपली अगेन x1 टू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 का फॉर्मूला यूज करना है, x1 हमारा 4 दिया है और y1 हमारा 90 डिग्री इक्वल टू यहाँ x2 तो हमें फाइंड आउट करना है, y2 हमें दिया हुआ है 40, 40 को ले जाके डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 4 इंटू 90 अपॉन 40, सिंपली आपको 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ से हमें x2 की वैल्यू क्या मिल गई, एक्स स्क्वायर कर दिया मैंने, यहाँ से सिंपली हमें 2 की वैल्यू मिल गई, ठीक, तो नंबर ऑफ स्पोक्स यहाँ कितने होंगे 9 होंगे, ओके, फाइनल आंसर में आप लिख दोगे। अच्छा, यहाँ पे हमें इस टेबल को कंप्लीट भी करना था, तो अब आपको समझ में ही आ गया होगा, इसे हमें क्या लेते जाना है, इसे हम x2 ले लेंगे, चेंज द कलर, इसे हम x2 ले लेंगे, ये हमारा y2 हो जाएगा, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमें क्या करना है 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई यहाँ x2 हमारा 8 है, 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ 4 2 जा 8, यहाँ 245 जा 90 होता है, यहाँ हमारा 45 आ जाएगा। नेक्स्ट में हमारा क्या है 10 है x2, y2 निकालना है, तो यहाँ पे सिंपली आपको फिर क्या करना है x1 इंटू y1 हमारे पास ऑलरेडी है, क्या है 4 इंटू 90, यहाँ पे x2 को हम डिवाइड कर देंगे सेम फॉर्मूला यूज करके, यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल, 4 इंटू 9 बचा, 9 4 जा कितना हो गया 36 हो गया। लास्ट वाला देखो 12, सेम ऐसे ही करना है आपको, यदि खुद से बन रहा है बच्चों डोंट सी इट, आप खुद से करो, ठीक, तो आगे फॉरवर्ड कर दो और अपने आप से करो, यहाँ पे फॉर्मूले में सेम वही फॉर्मूला यूज होगा, 4 इंटू 90 और डिवाइड हो जाएगा हमारा x2 जो है हमारा 12, यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, एक 0, तो यहाँ पे हमारा 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा, 30 डिग्रीज। तो इस तरह से हमें इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो थोड़ा लेंदी था लेकिन इजी क्वेश्चन था, जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट कि
क्या गिवन में दिया हुआ है, x1 और y1 तो हमें गिफ्टेड है, तो हमारे पास दिया ही हुआ है। सिर्फ या फिर x2 निकालने को बोलेगा या फिर y2, तो आपको ध्यान से देख लेना है कि क्या पूछा है, ठीक। और बाकी चीजें तो इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कैसे करना है। If a box of sweets is divided among 24 children, एक स्वीट का डब्बा है, मिठाई का डब्बा, उसको 24 चिल्ड्रन के बीच में बांटना है, ठीक है, बांट दिया। They will get 5 sweets each. अब 25 बच्चों को बांटेंगे उस डब्बे से मिठाई, तो 5-5 स्वीट हर एक बच्चे को मिलेगा, ठीक। How many would each get if the number of children is reduced by 4? यदि 24 में से या 24 में से यदि 4 को हटा दिया, 4 बच्चे नहीं है समझ लो, 4 बच्चे कहीं गए हुए हैं, तो बच्चे कितने, 20 बच्चे। अब 20 बच्चों को सेम स्वीट्स, तो सेम नंबर ऑफ स्वीट्स हमको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो क्या होगा बोलो, अब 24 थे तो ज्यादा लोग थे, तो कम कम स्वीट खाने को मिली होगी, वैसे ही पिज्जा वाला केस जैसा हमने देखा था। और जैसे ही कुछ बच्चे कम हो जाएंगे तो आपको ज्यादा स्वीट खाने को मिलेगी, राइट। एक स्वीट है और एक जन ने खाया तो पूरा खाने को मिलेगा, और एक स्वीट को यदि 2 जन मिलके खाएंगे तो आधा आधा मिल जाएगा। अगेन कौन सी कंडीशन लग रही है, हमारी इनवर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन लग रही है। तो सबसे पहले तो ये लिख देना जरूरी है कि दो क्वांटिटी कौन सी है हमारी, एक नंबर ऑफ चिल्ड्रन की है और दूसरी नंबर ऑफ स्वीट्स की है। तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं सिंस, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख देंगे, here number of children is inversely the proportional to each other, देखो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते जा रहे हैं, हमें मालूम है 11.2 जो एक्सरसाइज है वो इनवर्स प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है, तो हमें मालूम है कि इनवर्स प्रोपोर्शन लगाना है। लेकिन जब एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, तो यू हैव टू थिंक कि वेदर द सिचुएशंस गिवन इज फॉर इनवर्स प्रोपोर्शन और फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो वहां आपको सोचना पड़ जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम तभी यूज करेंगे जब दोनों चीजें क्वांटिटी बढ़ेंगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जैसे बढ़ेंगे वैसे ही स्वीट कम खाने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन, तो हम फॉर्मूला उसी हिसाब से लगाते हैं, क्योंकि ओके यहाँ पे हमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, x1 y1 1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 वाला फॉर्मूला। ओके, अब x1 किसे लेंगे और y1 किसे लेंगे वो तो हमको बताना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन को x से डिनोट कर देते हैं, और फर्स्ट कंडीशन में देखो हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या दी हुई है, 24 दी हुई है। ओके, और देखो नंबर ऑफ स्वीट भी दे दी है। जब 24 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था तो हर एक को 5-5 स्वीट मिल रही थी, तो वी हैव गिवन x1 ऑल्सो, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्वीट जो है, नंबर ऑफ स्वीट, इसको हम y1 से डिनोट कर देते हैं, y से डिनोट करना है क्योंकि दूसरी क्वांटिटी है हमारी। नंबर ऑफ स्वीट क्या दिया हुआ है, 5 दिया है। देखो हमें x1 दे दिया है, हमें y1 दे दिया है। हमें बोला है कि कितने बच्चे कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट रिड्यूस्ड क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट रिड्यूस्ड इज इक्वल टू 4 है, 4 बच्चे को कम कर रहे हैं। therefore नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट, कितने बच्चे बचे, पहले थे 24, उसमें से 4 बच्चे चले गए, रिड्यूस हो गए, कम हो गए, तो कितने बच्चे बचे, 20 बच्चे बचे। नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट वी हैव इज 20 which is going to be x2। देखो ध्यान से, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अच्छा स्टूडेंट लिख दिया कि मैंने, चिल्ड्रन दिया हुआ है ना, यहाँ पे सब जगह चिल्ड्रन कर देते हैं, स्टूडेंट्स नहीं है। देखो मुझे बस स्टूडेंट्स के बारे में याद रहता है तो यहाँ पे ये हो जा रहा है, यहाँ पे चिल्ड्रन कर देते हैं, चिल्ड्रन चिल्ड्रन। अच्छा तो कितने बचे हुए हैं, देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन को हमने x से लेट किया है, यहाँ ऊपर x से लेट करा तो नीचे भी हमें x ही लेट करना है, y नहीं ले लेना आप यहाँ पे, ठीक। तो ऊपर हमें x1 दिया हुआ है, यहाँ हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है कम होके रिड्यूस होके कितने हो गए, 20, वो हमारा x2 हो गया है। हमें क्या निकालना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी वुड ईच गेट, कितने स्वीट्स बच्चों को मिलेंगे, तो मतलब हमें नंबर ऑफ स्वीट्स निकालने हैं। ओके,
वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ स्वीट्स। तो नंबर ऑफ स्वीट्स को हम लेट कर लेते हैं अब y2, ठीक, इज इक्वल टू y2 कर देते हैं। नंबर ऑफ स्वीट्स में निकालना है, इसे हम y2 कर देते हैं, ठीक, ये हमें फाइंड आउट करना है। सेम ऊपर हमने लिख ही दिया है कि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, तो हमें x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 यूज करना है। x1 हमें मालूम है 24 है, y1 हमें मालूम है 5 है, x2 हमें मालूम है 20 है, और हमें y2 निकालना है। सबकी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब बस यहाँ पे आप एक छोटी सी चीज मैं बोलना चाहूंगी, आप पहले इसको मल्टीप्लाई मत करना। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, पहले आप इसको ले जाके डिवाइड करो, कैंसिल आउट करो, कटापुटी कर दो, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको ले, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है ना, टाइम बचाता है आपका। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, 24 इंटू 5 किया और 20 को ले जाके हमने डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू y2। देखो 5 से पहले डिवाइड कर देते हैं, 5 4 जा 20 होता है और 5 4 6 जा 24 हो जाता है। यहाँ पे सिंपली हमें मिल गया y2 की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 6। कितने स्वीट्स मिलेंगे 20 स्टूडेंट्स को, 6 स्वीट्स मिलेंगे। तो नंबर ऑफ स्वीट्स हमें क्या मिल गए, नंबर ऑफ स्वीट्स would be equal to 6। ओके, इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी था, है ना। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देख लेते हैं बच्चों। आज के सेशन में हम 5 क्वेश्चंस करेंगे, अदरवाइज जो वीडियो है वो बहुत बड़ा बन जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है, अ फार्मर हैज इनफ फूड फीड 20 एनिमल। एक फार्मर के पास सफिशिएंट खाना है कितने एनिमल्स के लिए, 20 एनिमल्स के लिए, इन हिज कैटल फॉर 6 डेज, 6 दिन के लिए है वो खाना। देखो यहाँ पे दो नंबर्स हमें दिख रहे हैं, एक 20 एनिमल, एक 6 डेज का, तो दो क्वांटिटीज हमें मिल गई। एक नंबर ऑफ एनिमल्स की है और दूसरी हमें नंबर ऑफ डेज की क्वांटिटी दी हुई है ना। यहाँ पे आप फूड को लेके कंफ्यूज मत हो जाना कि ज्यादा फूड और कम फूड वाला, दो क्वांटिटीज हमें नंबर के साथ दी होंगी। तो एक 20 एनिमल की है, नंबर ऑफ एनिमल्स, और दूसरी हमें डेज दिया है, 6 डेज मीन्स व्हाट, 6 दिन के लिए, तो नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं। आगे क्या पूछा है देखो, तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि x1 दिया है, यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि y1 दिया हुआ है, क्लियर है। आगे बोला है हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। अब देखो 10 मोर एनिमल्स, पहले 20 एनिमल्स थे, अब ज्यादा 10 और ज्यादा हो गए। तो देखो पहले 10 लोग मिलके खा रहे थे तो 6 दिन में खत्म हो रहा था। अब यदि ज्यादा लोग मिलके खाएंगे तो ऑब्वियसली कम दिन में खत्म हो जाएगा, है ना। देखो इस तरह से समझते हैं कि 4 स्वीट्स है, 4 स्वीट को आप 4 दिन में एक-एक खा सकते हो। लेकिन यदि आपने देखा कि आप एक अकेले थे, अब 2 जन आ गए, तो ये 4 स्वीट्स 2 दिन में ही खत्म हो जाएँगे, है ना? क्योंकि 2 जन खा रहे हैं। तो देखो जैसे-जैसे नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज़ होंगे, नंबर ऑफ डेज़ जो है वो फूड जो रहेगा वो कम होते जाएँगे, है ना? कम दिन में ही फूड खत्म हो जाएँगे। तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, ओके? जैसे-जैसे नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ेंगे तो कम दिन में खाना खत्म हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। तो पहले तो ये लिख लेते हैं हम। क्या लिखेंगे? सॉल्व स्टार्ट करेंगे और हम बोलेंगे कि हियर नंबर ऑफ एनिमल्स एनिमल आर वर्सली वर्सली proportional to number of days। ठीक, therefore अगेन यहाँ पे क्या लगना है, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 वाला फॉर्मूला हमें यूज कर लेना है ना। ये वाला फॉर्मूला हमें पे यूज करना है, इसलिए मैंने बोला ये फॉर्मूलाज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, अब आगे हमको क्या करना है, लिख लेते हैं नंबर ऑफ एनिमल्स फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या दी हुई है, नंबर ऑफ एनिमल्स से हमने x1 लेना है, ये हमें दी हुई है 20 एनिमल है भाई। ठीक, और दूसरा हमें क्या है, नंबर ऑफ डेज दिया है, नंबर ऑफ डेज। ये क्या दिया हुआ है हमें, y1 दिया हुआ है। y1 हमारा कितना है, 6 दिन में खत्म हो रहा है खाना। अब देखो नंबर ऑफ एनिमल इंक्रीज्ड आ गया, सेकेंड सिचुएशन में क्या है, नंबर ऑफ इंक्रीज्ड एनिमल्स एनिमल्स। तो देखो नंबर ऑफ इंक्रीज्ड एनिमल को हमें क्या लेना है, एनिमल्स को हमने x लिया था, ओके, x से डिनोट किया था, x1 हो चुका, अब क्या लेंगे, x2 ले लेंगे। यहाँ पे कितने बढ़ गए,
पहले 20 एनिमल थे, अब 10 मोर हो गए, देख रहे हो यहाँ 10 मोर एनिमल्स मतलब 10 और ज्यादा हो गए। पहले 20 थे, अब 10 और ज्यादा हो गए, तो टोटल मिला के 30 एनिमल्स हैं। हमें क्या निकालना है? हाउ लॉन्ग का मतलब कितने दिन तक, कितने डेज तक उनको खाना मिलेगा। तो हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। ओके, इसे हम क्या लेट कर लेते हैं? y2 लेट कर लेते हैं। ओके, सिंपली हमें मालूम है x1 इंटू y1 इज इक्वल टू होता है x2 इंटू y2। वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ x1 हमारा 20 है, ऊपर लिखा हमने यहाँ पे, फिर y1 हमारा 6 है, ये लिखा है 6 इज इक्वल टू x2 हमने अभी निकाला 30 आया, तो ये हो गया 30 मल्टीप्लाइड बाय y2। अब 30 को ले जाके डिवाइड कर देते हैं, तो 20 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 30। यहाँ से देखो, ये 0 से 0 सबसे पहले कैंसिल कर देते हैं। यहाँ 3 2 6 y2 की वैल्यू मिल रही है ना, 20 को सॉरी 30 को ले जाके हमने डिवाइड किया, तो y2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई? y2 इज इक्वल टू, यहाँ 2 बचा और यहाँ 2 बचा, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो कितने डेज तक खा पाएंगे एनिमल्स उस फूड को? 4 डेज तक। तो नंबर ऑफ डेज वुड बी 4। ओके, so this will be your final answer. आई होप आपको आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सारे अच्छे से समझ में आए, है ना? नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। टेक केयर, बाय बाय।